20th लेक्चर ऑफ आवर लॉज ऑफ मोशन डिस्कशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर सवाल किया था। आज हम लोग जनरल कंस्ट्रेंट के ऊपर सवाल करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर है ये। तो जनरल कंस्ट्रेंट जो है इसका कोई रूल नहीं है, सबसे पहला बात। दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग को मैथमेटिक्स का यूज ज्यादा करना है और इसलिए ये टॉपिक आप 12th के बाद जब रिकॉर्डिंग देखोगे वापस से या वापस से जब हम रिवाइज करवाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि उस समय आपके पास मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी ये क्वेश्चन है आपके पैकेज में, मुझे समझाना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग 2 क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे से आप लोग को इसको समझना है, ठीक है। जनरल कंस्ट्रेंट में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, कुछ और नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस और जेई मेंस में कई बार, मतलब कभी कभी अगर पूछते तो नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस जनरल कंस्ट्रेंट एंड दीस क्वेश्चंस आर देयर ऑन योर पैकेज। एक बात मुझे और करनी थी, आपके पैकेज पे ना देखिए हम लोग पहला सीपीपी सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट सीपीपी पैकेज का। सेकंड सीपीपी में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको 4, 5, 6, 7 ये करना है। 8, 9, 10 में क्लास में करवा दे रहा हूं। 10 मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, 8 और 9 अभी जनरल कंस्ट्रेंट का सवाल है, ये मैं करवा दे रहा हूं। तो आपका ये होमवर्क है कि 4, 5, 6, 7 कर लें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे होमवर्क पैकेज सीपीपी क्लासरूम प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 done in L19 and L20। तो देखो पहला सवाल जो है उसमें हम लोग क्या किए, ये फ्लोर है और ये वॉल है और इस पर एक लैडर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये लैडर रखा हुआ है, इस लैडर का किसी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है और इस इंस्टेंट पे ये जो बॉटम एंड है वो दूर जा रहा है v वेलोसिटी से। इसी इंस्टेंट पे ये जो टॉप एंड है वो नीचे आ रहा होगा u वेलोसिटी से। आपसे पूछा बताइए u कितना होगा या u और v में रिलेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक। अब जरा हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किसी इंस्टेंट पे जब ये v होगा तब ये डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। नो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मतलब v क्या होगा? dx/dt। रिमेंबर गाइस, अगर कोई वेरिएबल x मान लीजिए वो इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखेंगे प्लस dx/dt लिखेंगे, और अगर कोई चीज डिक्रीज करता है तो उसको माइनस लिखते हैं। समझिए इस बात को, ये x है और ये वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी जब जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पॉइंट इस इधर मूव करेगा लेफ्टवर्ड, x का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। x बढ़ेगा, इसलिए ये जो वेलोसिटी इसको प्लस dx/dt लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट इधर मूव करेगा x का वैल्यू बढ़ेगा। डेरिवेटिव में ये पॉइंट ध्यान रखना। सिमिलरली, अच्छा इसको और ऐसे आसानी समझ सकते हैं कि v क्या होगा भाई, ये x है, कुछ टाइम बाद ये dx आगे बढ़ जाएगा, बोलो, तो dx हो गया डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल्स टू dx/dt। किसी इंस्टेंट पे ये y है तो u क्या लिखेंगे? u लिखेंगे माइनस dy/dt, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन माइनस क्यों लिखे? क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आएगा ये y का वैल्यू क्या होगा? घटेगा, इसलिए नेगेटिव लिखना पड़ा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आएगा dt टाइम के बाद ये du नीचे आ जाएगा, dt टाइम के बाद ये dy नीचे आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो घट जाएगा, नेट ये डिस्टेंस जो है y वो घट जाएगा। पहले y था, अब कितना हो जाएगा? y माइनस dy। तो आगे से हम लोग इस बात को याद है, कोई चीज जब इंक्रीजिंग होता है तो उसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव लिखते हैं, कोई डिक्रीजिंग होता है तो उसके डेरिवेटिव को नेगेटिव लिखते हैं। मुझे ये बात इतना स्ट्रेस नहीं करना पड़ता, ये बात आपको मैथमेटिक्स में
मैथमेटिक्स फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 में, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एग्जैक्टली यही सवाल है, सेम सवाल है। ये मैथमेटिक्स के ही बुक से क्वेश्चन उठाया गया क्लास 12 मैथमेटिक्स से, तो वहाँ से ये सवाल फिजिक्स में पूछ लिया गया। आपको इस u और v में रिलेशन बताना है। अब देखो यहाँ पे हमें याद आएगा कि देखो ये लैडर है, इसका जो लेंथ है l, जब ये मूव करेगा तो x बढ़ेगा y घटेगा, लेकिन l क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। l क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग इसी बात का यूज करेंगे, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, खाली मैथमेटिक्स है। अब लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dx by dt है, dy by dt है, इसलिए इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब x के रेस्पेक्ट में करें। यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए एक टर्म और लिखना पड़ेगा dx by dt, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y into dy by dt, और l स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। आगे लिखिए ये 2x dx by dt इज इक्वल्स टू माइनस 2y dy by dt। ये 2 कटा, लिखेंगे x dx by dt इज इक्वल्स टू माइनस y इंटू dy by dt। और देखो dx by dt को क्या लिखोगे, v, इस x को इधर भेज दीजिए, तो माइनस y by x इंटू dy by dt। देखिए माइनस dy by dt को हम लोग u लिखेंगे, और y by x को क्या लिखेंगे, देखिए y by x किस इंस्टेंट पे, tan थीटा, तो u tan थीटा। ये वेलोसिटी और u के बीच इस इंस्टेंट पे रिलेशन होगा। अब ये इंटायरली बातें जो थी ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसमें कोई भी चीज फिजिक्स नहीं है, ठीक। इसी को हम लोग जनरल कंस्ट्रेंट कहते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, पहले इसको लिखिए। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। ये सवाल भी आईआईटी में आया हुआ है जनरल कंस्ट्रेंट के ऊपर, और इस सवाल में ही मुझे कुछ बातें बतानी है। इस सवाल में ये एक फ्लोर है, और इस फ्लोर पे ये एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है। इस हेमीस्फेयर का रेडियस जो है, सेंटर है, इसका जो रेडियस है वो r है। ये हेमीस्फेयर मूव कर सकता है, ठीक है, हेमीस्फेयर मूव कर सकता है, कटोरा टाइप रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक देखो रॉड रखा हुआ है इस तरह से। ये रॉड इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये जो हेमीस्फेयर है ये v2 स्पीड से इधर जा रहा है, और ये रॉड v1 स्पीड से इधर जा रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब कैसे जा रहा है उससे मतलब नहीं है। आपसे कह रहा है फाइंड द रेट at which theta is decreasing. And what is theta? Theta is this angle. ये एंगल थीटा है। And कब? When theta is equals to 45 डिग्री। इस मोमेंट पे आपको बताना है, और आपको दिया हुआ है कि रेडियस आप √2 मीटर ले लीजिए, v1 प्लस v2 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड ले लीजिए। ये दिया हुआ है। देखिए सवाल को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन में मीनिंग समझते हैं कि ये जो पूछ रहा है रेट एट विच थीटा इज डिक्रीजिंग, तो हमें पूछा क्या है, पहले इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले रेट, किसी का भी रेट अगर पूछ दे तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन। रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन होता है। तो थीटा का रेट मतलब डी थीटा बाय डी टी। अच्छा रेट रेट किसके रेस्पेक्ट में, ये अगर नहीं दिया हुआ है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में,
तो डी थीटा बाय डी टी कहेंगे रेट, और ये थीटा डिक्रीज कर रहा है ना इसलिए नेगेटिव लगाएंगे। इंक्रीमेंट का रेट तो प्लस, डिक्रीमेंट का रेट नेगेटिव। अभी तो बताया कोई भी चीज इंक्रीज करता है उसके डिफरेंशिएशन को प्लस लिखते हैं, कोई भी चीज डिक्रीज करता है तो उसके डिफरेंशिएशन को नेगेटिव लिखते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, माइनस डी थीटा बाई डी टी पूछा है। सबसे पहले तो ये सवाल ही समझना इंपॉर्टेंट है कि रेट एट विच थीटा इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब माइनस डी थीटा बाई डी टी। कैसे पास था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेट थीटा का तो इसलिए लिखे डी थीटा बाई डी टी, डिक्रीजिंग इसलिए क्या लिखे नेगेटिव। क्लियर? ओके। अब देखिए हम लोग को दिया हुआ क्या है, आर, v1 और v2। तो हम लोग सोचेंगे कि r जो कि एक डिस्टेंस है, ये v1 और v2 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इधर जा रहा है v1 से, और क्योंकि ये हेमिस्फीयर v2 से इधर जा रहा है मतलब ये पॉइंट भी उधर जा रहा होगा v2 से। हेमिस्फीयर तो पूरा पूरा एक बॉडी है ना, तो अगर हेमिस्फीयर v2 से उधर जा रहा है मतलब ये पॉइंट भी इधर जा रहा होगा कितने से, v2 से, और ये पॉइंट उधर जा ही रहा है v1 से। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग x ले लेते हैं। तो क्या हम लोग x, r और थीटा में रिलेशन लिख सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, बोलो होगा ना। तो क्या रिलेशन लिखेंगे, tan, ये 90 हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू r बाय x। तो अगर मैं पूछूं x कितना तो आप कहेंगे r cosec थीटा। बोलो ठीक, ये बात समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? ओके, तो x का वैल्यू क्या हो गया, r cosec थीटा। अब समझिए इस x को मैं v1 v2 से कैसे रिलेट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर दो पार्टिकल हो और दोनों पार्टिकल एक दूसरे के तरफ जाए, ये v1 से ये v2 से, तो मैंने सिखाया था इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। va से लिखेंगे, अभी आगे ये बहुत बार यूज पड़ेगा, और ये कितना होगा v1 प्लस v2, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा v1 प्लस v2। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस x बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और इस x को घटाने में दोनों का हाथ है, तो v1 प्लस v2 लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ नेगेटिव साइन। v1 प्लस v2 क्या होगा, माइनस dx बाई dt, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। ये अभी बहुत बार मिलेगा, आगे हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे तो कोलिजन में भी मिलता है v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो होगा माइनस dx बाई dt। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, वहां पर भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब दोनों पास नजदीक आ रहे हैं तो v1 प्लस v2, उसका मतलब क्या होगा, अगर उनके बीच का डिस्टेंस किसी इंस्टेंट पे x है तो माइनस dx बाई dt, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये v1 से दूर जा रहा है, ये v2 से, इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो इनको क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, vs। ये भी कितना लिखेंगे, v1 प्लस v2। कितना लिखेंगे, v1 प्लस v2, के दोनों अपोजिट है, रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 लिखेंगे। और x बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, दोनों का हाथ है बढ़ने में, इसलिए प्लस dx बाई dt। तो v1 प्लस v2 क्या लिखेंगे, प्लस dx बाई dt। ठीक है? अब यहां देखिए कि ये v2 से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है जी, ये v1 से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt अगर हम लोग कर दें तो dx बाई dt कितने के बराबर होगा, v1 प्लस v2, क्योंकि ये सेपरेशन का ही केस है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dx बाई dt, r तो कांस्टेंट है। cosec थीटा का डिफरेंशिएशन याद है, cosec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा इनटू d थीटा बाई dt। cosec थीटा का होता है माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा
और क्योंकि थीटा का टी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी थीटा बाई डी लिखना पड़ेगा। और ये dx बाई dt है, dx बाई dt कितने के बराबर हो गया, v1 प्लस v2 के बराबर। हम लोग को इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखना चाहता हूं, यहां लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग के पास हो गया v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू r इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू माइनस डी थीटा बाई डी टी। ये देखिए माइनस डी थीटा बाई डी टी, और हम लोग को यही माइनस डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो इस टर्म को हम लोग इधर भेज देंगे। माइनस डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कितना हो गया, v1 प्लस v2 अपॉन r कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू। और ये आप निकाल सकते हो, v1 v2 सब दिया हुआ है, v1 प्लस v2 दिया हुआ है 4, r का वैल्यू √2, कॉसेक थीटा, थीटा दिया 45, कॉसेक 45 कितना होता है, √2 इंटू कॉट 45 1, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यूनिट क्या होगा इसका, देखो थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड, तो 2 रेडियन पर सेकंड से ये एंगल घटेगा। These two questions are sufficient regarding general constraint, है ना। अभी आप लोग इसको समझ लीजिए, इतनी बातें फिजिक्स के लिए काफी है। आगे मैथ्स में जब आप पढ़ लेंगे तो अगर कहीं सवाल मिलता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट क्लियर यू कैन आस्क मी। Now let's discuss the fourth force, and that is the spring force. What are we discussing? Laws of motion. We are discussing the important forces in mechanics, and we discussed the 3 important forces: mg, normal, tension. And now we are discussing the fourth force. तो अगर मैं आप पूछूं कि दुनिया में कितने फोर्स होते हैं, क्या कहोगे, 4। एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन, एक तो स्प्रिंग फोर्स, एंड द लास्ट वन विल बी फ्रिक्शन। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक और फोर्स होता है, उसको फोर्स नहीं, उसको टेक्निक कहते हैं, स्यूडो फोर्स टेक्निक, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी स्प्रिंग फोर्स पे चर्चा करते हैं। सी स्प्रिंग के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन जान लें। इफ दिस इज अ स्प्रिंग, अगर ये एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का एक लेंथ होता है जो मैन्युफैक्चरर हमें बना के देता है। That length of the spring is called L0 और natural length, और ये स्प्रिंग इसी लेंथ को रिटेन करके रखना चाहता है। अगर आप लोग वो जेटर पेन देखे होंगे, उसका स्प्रिंग खोल करके रख दीजिए तो वो स्प्रिंग किसी लेंथ पर रहेगा ना, that particular length is called natural length of the spring, L0 से लिखता है, जो मैन्युफैक्चरर एक बार बना के भेजा है। इस स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, कांस्टेंट होता है, इसको K से लिखते हैं, कैपिटल K से, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और या इसी को स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। एंड अभी के लिए आप याद रखिए कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द स्प्रिंग कांस्टेंट is inversely proportional to natural length. Actually, natural length वह लेंथ होता है जो कि मैन्युफैक्चरर स्प्रिंग का बना के देता है। जेटर पेन है मान लीजिए, उस पेन का एक स्प्रिंग होता है ना, उस स्प्रिंग को रख दो टेबल पे, तो वो स्प्रिंग जिस लेंथ पे रहेगा उसी को नेचुरल लेंथ कहते हैं। नेचुरल लेंथ वह लेंथ होता है जो स्प्रिंग कुछ ना करे तो वो जिस लेंथ पे रहे उस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ कहते हैं। And the spring constant is called K. Spring constant या उसी को stiffness of string कहते हैं, and this constant will be given to you, ये हमेशा दिया रहेगा। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। मतलब अगर ज्यादा स्टिफ है तो उसको खींचना मुश्किल होता है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए। स्टिफ बॉडी बोलते हैं ना, स्टिफ हो गया है, बॉडी स्टिफ हो गया है मतलब उसको खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कम स्टिफनेस है तो आसानी से खींच सकते हैं। वो जो व्हीकल
सब जगह रहता है, स्प्रिंग डैम्पर्स वगैरह में यूज होता है। ओके, सो दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एक्चुअली ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका फॉर्मूला होता है, ये A गामा बाय L नॉट। व्हाट इज A? A is cross sectional area. A is cross sectional area of spring. अगर मैं इस स्प्रिंग को पूरा खींच दूं तो ये जो एरिया दिखेगा ना, ये एरिया छोटा सा पतला सा, देखिए आप इमेजिन कीजिए, अगर पूरा खींच देंगे तो ये रॉड जैसा दिखेगा। तो ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। और ये जो गामा है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्प्रिंग। डोंट वरी, आई विल डिस्कस दिस इन इलास्टिसिटी आल्सो, वहां का ये टॉपिक है। अभी बस फॉर्मूला याद रख लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है A गामा बाय L नॉट। व्हाट इज A? क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज गामा? यंग्स मॉडुलस। एंड व्हाट इज L नॉट? नेचुरल लेंथ। इस फॉर्मूले का अभी यूज नहीं पड़ेगा, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बस ये बात याद रखना है कि अगर नेचुरल लेंथ घट जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, अगर नेचुरल लेंथ आधा हो जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने बीच से काट दिया तो दो स्प्रिंग बन जाएंगे। तो अगर पहले वाले स्प्रिंग का कांस्टेंट K था तो बताओ अब जो नया वाला स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना होगा? 2K2। देखो पहले वाले स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L नॉट था, पूरा लेंथ L नॉट था, अब कट किए तो कितना हो गया? L नॉट बाय 2। तो नेचुरल लेंथ घट गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, हाफ हो गया नेचुरल लेंथ, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट दोगुना हो जाएगा। सेम इसके लिए, दिस इज द रूल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि K इंटू L नॉट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, K इंटू L नॉट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर हम ऐसे पूछते हैं कि देखिए ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने कट किया है 2:3 रेशियो में। किस रेशियो में कट किया है? 2:3 रेशियो में। तो अब जो दो पार्ट बनेगा, अब बताओ उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना होगा अगर पहले वाले का K है तो। सो आप क्या करो, आप इस वाले स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ मान लो 5L नॉट, L नॉट की जगह आप क्या मान लो? 5L नॉट, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्यों मानेंगे? फिर 2 + 3 5 होता है। तो 2:3 का मतलब ये 2L नॉट हो गया और ये 3L नॉट हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या होता है कि K इंटू L नॉट कॉन्स्टेंट होता है, तो पहले क्या था? K इंटू 5L नॉट था, K इंटू 5L नॉट था, तो यहां भी K इंटू 5L नॉट होना चाहिए। तो ये 2L नॉट तो मेरे पास है, आप K लिख दो, तो ये हो गया 2KL नॉट। मुझे क्या चाहिए? K इंटू 5L नॉट। तो 5 चाहने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 कट जाएगा, 5KL नॉट। रूल क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहले कितना था? K इंटू 5L नॉट, अभी कितना है? तो लेंथ है 2L नॉट, तो उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए? तो 2 था इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, 5 लिख दिए क्योंकि 5 था 5K। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा, 5KL नॉट। इसके लिए देखो क्या लिखोगे? 5 लाना है तो 5K बाय 3। आई होप ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से समझो। ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मान लो हम लोग बांट दिए 3:4 रेशियो में, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो जो दो पार्ट बनेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना होगा? तो देखो इसका लेंथ आप मान लो कितना? 7L नॉट, ओरिजिनल लेंथ मान लो 7L नॉट, तो ये हो जाएगा 3L नॉट, ये हो जाएगा 4L नॉट। अब ये कितना लिखोगे? देखो प्रोडक्ट कितना है? K इंटू 7L नॉट, तो यहां मुझे चाहिएगा K इंटू 7 चाहिए, तो 7K बाय 3, तब ना 3 कट जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 7/4 इंटू K। दिस विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द टू पार्ट। अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग हो तो उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से कनेक्ट किए तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर दो स्प्रिंग K1
सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और इसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। मतलब इसका फॉर्मूला अपनी क्लास 10th में जो रजिस्टर्स पढ़ा था उसके पैरेलल जैसा होता है सीरीज का। लेकिन अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में है, ये K1 ये K2, तो इसका K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होता है। मतलब इसके पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज जैसा होता है। इसको हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे, आगे हम लोग SHM में इसका यूज पड़ेगा तो वहां हम लोग प्रूव करेंगे, वो आखिरी चैप्टर है। अभी बस इतनी बातें याद रखनी है। सो व्हाट आर वी डिस्कस्ड? फर्स्ट, natural length of the spring. It is that particular length which is given by the manufacturer, and that length is maintained by the spring when nothing is done with the spring. जब स्प्रिंग के साथ आपने कुछ छेड़खानी नहीं की है, उसको दबाया नहीं है, उसको खींचा नहीं है, तो स्प्रिंग नेचुरली जिस लेंथ पे रहता है, that particular length is called natural length. Point number 2, the spring has a constant called spring constant. It is also called stiffness of the spring, and the SI unit is Newton per meter. Clear? This spring constant is inversely proportional to the natural length. That means if natural length will decrease, the spring constant will increase. अगर natural length half हो जाएगा तो spring constant दुगुना हो जाएगा। अगर natural length 1/3 हो जाएगा तो spring constant तिगुना हो जाएगा। Why? Because the formula for spring constant is A gamma by L naught. What is A? Cross sectional area of spring. What is gamma? Young's modulus of spring. And what is L naught? Natural. Then we said that this K into L naught remains constant. ये तीन बातें. This is a property of material. Young's modulus is the property. ठीक है, अगर स्टील का बना हुआ है ना, उसका 200 गुना 10 का पावर 9 पास्कल होता है ना, 200 गुना 10 का पावर 9 पास्कल. Just remember there is a constant. वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग मटेरियल का. Young's modulus. Mechanical engineering में हम लोग पढ़ते हैं, and a brief introduction has been given in your chapter called elasticity. तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे Young's modulus, bulk modulus, shear modulus. अभी बस याद रखिए Young's modulus is बस बेसिकली प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, गिवन होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, स्टील के लिए 200 GPa होता है, 200 गीगा पास्कल, मतलब 200 into 10 to the power 9 पास्कल. पास्कल होता है उसका असाइनमेंट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिर हम लोग देखें कि अगर कोई स्प्रिंग है, L नॉट उसका नेचुरल लेंथ है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हाफ हाफ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा. एंड सो ऑन. मैंने सिखाया आपको कि कैसे अगर रेशियो में रहा तो निकालेंगे. सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला रजिस्टर के ऑपोजिट होता है. दैट वी डिस्कस्ड, राइट? सो आई थिंक दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हैव अ ग्रेट डे. अगली क्लास में हम लोग यहीं से आगे मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर.